राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियान के अंतर्गत 24 सितंबर सन 2023 से 15 अक्टूबर सन 2023 तक ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आइटा के अभियान के तहत 8 अक्टूबर सन 2023 को बरेली में होने वाली कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आज आइटा के जिले संरक्षक अहमद अजीज खान द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में उपस्थित आइटा के बरेली जिले के अध्यक्ष इरफान अली, जिला संरक्षक अहमद अजीज खान, स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वदी-उज़्ज़मा आदि ने संयुक्त प्रेस वार्ता में आइटा द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियान के तहत 8 अक्टूबर सन 2023 को होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। अजीज साहब, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस सिलसिले में बुलाई गई है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे हजरात हैं उनकी एक एसोसिएशन है, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन। इसके बारे में अभी तफसील से हमारे ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के जो जोनल सेक्रेटरी हैं यूपी के, वदी-उज़्ज़मा साहब आपको बताएंगे, और इरफान साहब यहाँ पे मकामी यूनिट के सदर हैं आइटा के, वो भी इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। मुझे सिर्फ इतनी बात अर्ज़ करना है कि आज के दौर में असातिज़ा कराम, ख़ास तौर से टीचर्स जो हैं, वो जो मेमार हैं समाज के, सोसाइटी के, उनको कनेक्ट करना, उनको बेदार करना, ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना और उसके साथ साथ उनके साथ में एक ऐसा राब्ता रखना कि वो समाज के बदलाव में मिलजुल के आपस में सबको एक साथ लेके काम कर सकें, ये पेश नज़र मकसद है। और उसका एक प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैदान में इंशाल्लाह जो 8 तारीख़ आने वाली है, इतवार का दिन होगा, उस दिन बाद नमाज मगरिब यानी तकरीबन 6:30 बजे से वो प्रोग्राम को हमने तय किया है। और उसमें जो हमारे ख़ास मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं उनमें से एक हैं जनाब सैयद तनवीर साहब, जो बहुत से तालीमी इदारों के साथ उनकी वाबस्तगी है और एक तरह से वो एक रहनुमाई का काम बड़े पैमाने पे मुल्क के अंदर अंजाम दे रहे हैं और तालीमी मैदान में बड़ी ख़िदमत हैं। कर्नाटक से, बेंगलोर से इंशाल्लाह वो तशरीफ़ लाएंगे। और एक और हमारे ख़ास मेहमान जो फ़िलवक्त जामिअत सालियात रामपुर में मौलाना यूसुफ इस्लाही साहब के इंतकाल के बाद डायरेक्टर की रोल में हैं और उसकी ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं, जनाब सलमान असद साहब, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और इंशाल्लाह उनकी मौजूदगी में हम लोग बरेली के अंदर असातिज़ा को और दीगर स्कूल के मैनेजमेंट्स और जो हमारे स्कूल चलाने वाले लोग हैं उनको जमा करेंगे। और ख़ास उन्वान होगा नई तालीमी पॉलिसी, उसके अंदर मौक़े और मवाने हमारे लिए क्या हैं मिल्लत इस्लामिया की हैसियत में, इस पे वो रोशनी डालेंगे और हम लोग फिर उनकी रहनुमाई में अपने तालीमी इदारों को बेहतर करेंगे, अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे और फिर उसके बाद में इंशाल्लाह एक बेहतर नतीजा डिलीवर करेंगे हम सोसाइटी को। तो ये मकसद है जिसके पेश नज़र ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इरफान साहब, ये जो आपका प्रोग्राम होने जा रहा है 8 तारीख को, इसकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरीके के लोग इसमें शामिल होंगे? जैसा कि अजीज़ भाई बता रहे हैं कि ये आइटा का पहला प्रोग्राम है बरेली में और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। काफ़ी टीचर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम लोग उनसे इनफरादी मुलाकातें भी कर रहे हैं और मीटिंग्स का सिलसिला भी चल रहा है। जो स्कूल के मैनेजर्स हैं उनको भी ये हम पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि तालीम का काम एक ऐसा काम है जिसको मिलजुल कर ही किया जा सकता है। और जो मेहमान हमारे पास आ रहे हैं, जैसा कि बताया अजीज़ भाई ने, बेंगलोर से, दिल्ली से और बाकी यहाँ के जो मैनेजर्स होंगे स्कूल के और टीचर्स हैं और बच्चों के सरपरस्तों को भी हमने इसमें शामिल किया है, क्योंकि जो शिक्षा है वो कोई अकेले टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, उसके जो कंपोनेंट होते हैं उनको सबको जमा करके हम एक अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे।
और उसमें ये जो नई तालीमी पॉलिसी आई है ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे अपने मिल्लत को इससे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये बैठकर सोचना है हमें। और इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम बुलाया गया है। और आईटा ये काम अभी से नहीं कर रही है, पिछले 30 सालों से मुल्क में और कई रियासतों में इसका काम ये बटा हुआ है और हर जगह लोग टीचर्स जुड़े हुए हैं उससे और काम चल रहा है। बरेली में ये एक पहल है जो हम लोग करने जा रहे हैं और इसका अच्छा नतीजा आपको देखने को मिलेगा। इरफान साहब, नई शिक्षा नीति के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नई शिक्षा नीति में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि बच्चों की तालीम पर फोकस किया गया है और ये कहा गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में, उनकी मदर टंग में उनको तालीम दी जाए, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जो सीखने के लिए सबसे उम्दा और सबसे अच्छी होती है। और सारी दुनिया के माहिरीन मानते हैं कि बच्चे को अगर उसकी मादरी ज़बान में तालीम दी जाए तो वो ताउम्र कायम रहती है और उसमें एक तख्लीक़ियत होती है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन चल रही है, चूँकि एक दौड़ है वो कि सारी चीज़ों को इंग्लिश मीडियम में सिखाइए। मैं इंग्लिश मीडियम की मुखालफत नहीं करता हूँ, इंग्लिश की तालीम ज़रूरी है, लेकिन बच्चे को दीगर सब्जेक्ट जो हैं वो मादरी तालीम के साथ पढ़ाने चाहिए, मदर टंग में पढ़ाने चाहिए। नई शिक्षा नीति भी ये कहती है। इससे उर्दू वाले बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि किसी ज़माने में ये पूरा ख़ित्ता जिसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है उर्दू का गहवारा था, उर्दू का मरकज़ था, लेकिन आज उर्दू की तालीम बहुत पिछड़ गई है। अगर नई एजुकेशन पॉलिसी से फ़ायदा उठाया जाए तो जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, अपने भाषा का विकास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्कूलों में बहुत बड़ी गुंजाइश है, ख़ास तौर से प्राइवेट स्कूलों के लिए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में उर्दू का रिवाज नहीं है। अगर नई शिक्षा नीति से फ़ायदा उठाया जाए तो जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं उसमें उर्दू भाषा को अपने बच्चों को बहुत आसानी से पढ़ाया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है और उनकी जो फितरी सलाहियतें हैं उनको समाज के काम में लाया जा सकता है। इरफान साहब, जो उत्तर प्रदेश के अंदर उर्दू ने दम तोड़ दिया है, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, एक भाषा जब डेवलप होती है तो उसके लिए एक तवील वक्त चाहिए होता है और वक्त की रफ्तार के साथ धीरे धीरे भी कोई ज़बान जो है वो डेवलप होती है, तरक्की करती है। तो जिस तरीके से ज़बान तरक्की करती है उसका एक प्रोसेस है, इसी तरीके से जब ज़बान ज़वाल पज़ीर होती है उसका भी एक प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पर जो उर्दू बोलने वाले लोग थे उनका माइग्रेशन हुआ है, उन्होंने यहाँ से हिजरत की है, उसकी वजह से उर्दू पर एक ज़वाल आया, लेकिन उर्दू यहाँ पर दम तोड़ रही है, मैं ये नहीं मानता हूँ। उर्दू आज भी उतनी मकबूल है। आप देख लीजिए, अभी पार्लियामेंट का सेशन हुआ, बताइए पार्लियामेंट के सेशन में कितने अशार उर्दू के अलावा किसी दूसरी ज़बान के पढ़े गए? सारे अशार जो है वो उर्दू के पढ़े गए। इसका मतलब उर्दू की लफ्ज़ियात, उर्दू की इस्तिलाहें, उर्दू की शेरी ख़जाना लोगों के जहनों में महफूज है। लोग स्क्रिप्ट को भूलते चले जा रहे हैं। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति में जो कहा गया है, अगर उसका हम फ़ायदा उठाएं तो जो अल्फाज लोगों के जहनों में मौजूद हैं, हिंदी और उर्दू में कोई झगड़ा ही नहीं है, दोनों सगी बहनों की मानिंद हैं, बस उनको तरक्की देने की ज़रूरत है अगर उर्दू वाले इस बात को मान लें। और दूसरी बात ये कि उर्दू पर जो एक ठप्पा लगाया गया कि ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, ये बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा था, जिसकी वजह से उर्दू का नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन उर्दू ख़त्म नहीं हो रही है। आप देख लीजिए, रेख्ता एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ कि दिल्ली में जब उसका जश्न होता है तो हज़ारों नौजवान नस्ल के बच्चे उसमें पहुंचते हैं और उर्दू से मुस्तफ़ीज़ होते हैं, उससे महजूज़ होते हैं और खुश होते हैं ज़बान बोलकर, सीखकर, और वो चाहते हैं कि उर्दू उनको सीखने को मिले। इरफान साहब, आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर से बरेली के जो मजहबी रहनुमा हैं वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? बिल्कुल आपने मुनासिब सवाल किया है। मसला ये नहीं है कि वो कॉन्वेंट में क्यों पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट में बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन कॉन्वेंट वालों से ये मुतालबा कीजिए कि जब नई शिक्षा नीति ये बात कहती है कि बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, तो जब हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं और अच्छी खासी तादाद में जाते हैं तो वो सरपरस्तों की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ के मैनेजमेंट से डायलॉग करें, उनसे बात करें, उनसे मुतालबा करें कि हमारे बच्चे ये अंग्रेज़ी के साथ दीगर मज़ामिन के साथ अपनी मादरी ज़बान भी सीखना चाहते हैं, अब इसके लिए भी एक टीचर का इंतज़ाम कर दीजिए। तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो इससे इनकार कर देंगे, लेकिन कोशिश समाज की तरफ से होना चाहिए। जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, जो उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, उनकी तरफ से ये पहल होगी तो एक दिन आएगा कि कॉन्वेंट के स्कूल भी पढ़ाएंगे, प्राइवेट भी पढ़ाएंगे, सरकारी तो पढ़ा ही रहे हैं।
हमारे मजहबी रहनुमा अपने मदरसों में जो मुसलमान हैं उनके बच्चों को पढ़ाने की प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को क्रिश्चियन मशीनरी के स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये क्या कारण है? देखिए, ये कौन अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा, ये उसका ज़ाती मामला है। हमें इन टोटली शिक्षा के विकास और प्रचार प्रसार पर बात करनी चाहिए। कौन कहाँ पर पढ़ाता है ये उसकी पसंद और नापसंद हो सकती है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति में मदर टंग, मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। आप इस पॉइंट को लीजिए और कॉन्वेंट के पास जाइए, प्राइवेट स्कूलों के पास जाइए, सरकार के पास जाइए और उनसे कहिए कि सब बच्चों को आप उनकी मातृभाषा में पढ़ने का मौका दीजिए, तो यकीनन उसमें कामयाबी मिलेगी। और जब हवा बदलेगी तो जो लोग अभी उर्दू पढ़ाने से हिचकिचाते हैं या मादरी ज़बान सिखाने से हिचकिचाते हैं, वो भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। थैंक यू सर। आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद बदियुज़्ज़मा है और ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आज बरेली किस सिलसिले में आना हुआ आपका? दरअसल इस वक्त ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन पूरे मुल्क के अंदर एक मुहिम बना रही है और उस मुहिम का नाम है एनलाइटनिंग टीचर्स, नर्चरिंग टैलेंट्स, ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, आइटा एंड आइडियल प्लेटफॉर्म। तो इस नाम से, चूँकि मुहिम का नाम भी एक बड़ा है, हमारे सामने जो मकसद है इस मुहिम के ताल्लुक़ से वो ये है कि हम सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहते हैं और वह चेंज जो है टीचर्स के ज़रिए लाना चाहते हैं। टीचर्स को कहा गया है नेशन बिल्डर्स, और जाहिर सी बात है अगर इसका मकाम और मर्तबा याद दिलाया जाए और ये उस मकाम पे पहुंच जाए तो लाजिमन एक बदलाव सोसाइटी के अंदर आ सकता है। आइटा में उत्तर प्रदेश में कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं? आइटा में उत्तर प्रदेश के अंदर हज़ारों टीचर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं और इस वक्त 19 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा काम मुख्तलिफ जो है यूनिट्स के ज़रिए से हो रहा है। एक ज़िले में 5-5, 4-4, 2-2 जैसे भी जो है मकामात हैं, उन यूनिट के ज़रिए हम लोग काम कर रहे हैं और अभी जो डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं उन्हें हम कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आइटा का पहले से ही है स्टैंड रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जब ड्राफ्ट मांगा गया था तो आइटा ने अपनी बाकायदा पूरा ड्राफ्ट सेंटर को दिया था और अपने जो भी तजावीज़ थी उसको दिया था। अब आइटा अपने मुल्क के अंदर जो टीचर्स जुड़े हुए हैं उससे उनसे बता रही है कि सबसे पहले हमें एनईपी को समझना ज़रूरी है और उसको समझने के बाद उसमें जो चीज़ें हम आसानी से लागू कर सकते हैं अपने जहाँ हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो हमारा एरिया है, तो हम उन्हें लागू करते हैं तो यकीनन उसे फ़ायदा पहुँचेगा। नई शिक्षा नीति में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि माइनॉरिटी को बड़े फ़ायदे मिलेंगे? एनईपी के अंदर यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ऐसा दस्तावेज़ है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रॉड दस्तावेज़ है, लेकिन बाकायदा इसके अंदर माइनॉरिटीज़ हो या जनरल कम्युनिटी हो, इन तमाम के लिए वो नई चीज़ें लागू करने की कोशिश की गई है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है तालीम में आनी चाहिए। 8 तारीख का जो आपका प्रोग्राम है उस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? 8 तारीख को जो आइटा के माध्यम से बरेली में प्रोग्राम हो रहा है, ये बरेली के अंदर आइटा के पैगाम को और टीचर्स को एक नया विज़न देने के सिलसिले में हमारी एक पहल है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमें यकीन है कि हम ज़रूर जो है अपनी इस सोच को, जो कि जो है कंस्ट्रक्टिव सोच है, जो कि टीचर्स को एक बड़े मिशन के लिए काम करने की सोच है, ज़रूर जोड़ेंगे। थैंक यू। शुक्रिया।